नमस्कार, मैं हूं दीपक ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं एएनबी न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काफी समय से गरमाए हुए राजनीति मुद्दे राफेल डील की। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा राफेल सौदे के वो 9 खास अंश, वो 9 खास बातें जिन्हें आपको नहीं पता होगी, आप अनजान होंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या है वो 9 अंश। नंबर 1, आखिर बेंचमार्क मूल्य विवाद को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया था? पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से 36 राफेल सौदे के लिए बेंचमार्क मूल्य बदल दिया गया, यह विवाद का स्रोत रहा है। विशेष रूप से बहस इस बात पर केंद्रित है कि एक वरिष्ठ रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक आपत्तियों को कैसे खारिज कर दिया गया था, और यह कि एक उच्चतम बेंचमार्क मूल्य प्रदान करने वाले फॉर्मूला को चुनने का अंतिम निर्णय जो है रक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए कैबिनेट कमेटी द्वारा लिया गया था। पिछले महीने एक पत्रिका में की गई टिप्पणियों में पूर्व वरिष्ठ रक्षा मंत्रालय के अधिकारी सुधांशु मोहंती ने उस तरीके का वर्णन किया है जिसमें परिवर्तन को अजीब, यहां तक कि क्वेर के रूप में अनुबोधित किया गया था। हालांकि यह मुद्दा राफेल सौदे के मूल्य निर्धारण पहलू के तहत तकनीकी रूप से गिर सकता है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने जांच ना करना चुना है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि खरीद प्रक्रिया में महत्वहीन विचलन नहीं थे। अंश नंबर 2, आखिर 126 में से 36 तक कैसे बदल गया यह सौदा? हम 126 के स्थान पर 36 एयरक्राफ्ट एसआईसी की खरीद के लिए जाने का निर्णय लेने के ज्ञान पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, असली मुद्दे को हाथ में छोड़कर यूपीए युग की गति और तरीके 126 विमान सौदे को ढंग दिया गया था और वास्तव में इसका पालन करने के लिए निर्धारित प्रतिक्रियाओं के बिना एक नया 36 एयरक्राफ्ट अनुबंध सहमत हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा दी गई समय रेखा को स्वीकार किया। 126 जेटों के लिए आरएफपी की वापसी की प्रक्रिया मार्च 2015 में शुरू की गई थी और कुछ हफ्ते बाद अप्रैल 2015 में 36 विमानों के लिए एक नया आईजीए हस्ताक्षर किया गया था, जो कि स्वीकार नहीं किया गया और प्रश्न उठाए गए। इन सवालों में शामिल हैं मार्च 2015 में वापसी की प्रक्रिया के लिए कौन सा कागजी कार्य तैयार किया गया था और सरकार इसका कोई उचित विवरण क्यों नहीं दे पाई है। रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर और विदेश सचिव एस जयशंकर इस प्रक्रिया के बारे में लूप में क्यों नहीं थे? डसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने क्यों कहा कि 28 मार्च 2015 को 126 विमान का सौदा लगभग पूरा हो गया था? क्या आरपीएफ वापस लेने की प्रक्रिया तब तक शुरू की जा चुकी है? आईजीए पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले क्या प्रक्रिया शुरू की गई थी? किससे परामर्श किया गया था? इन सवालों पर यह एक स्टैब लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। यह अदालत की सुनवाई के दौरान जवाब प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आकलन में एक और महत्वपूर्ण छेद प्रतीत होता है कि खरीद प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण और पूर्व केंद्र मंत्री अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने सीबीआई की शिकायत में बताया है कि 36 विमान का सौदा सख्ती से एक नया अनुबंध बोल रहा है और इस तरह इन्हें अनिवार्य प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए। 36 विमानों के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा मामले के बयान के साथ शुरुआत हुई। अंश नंबर 3, आखिर संप्रभु गारंटी की कमी क्यों नजरअंदाज कर दी गई? एक संप्रभु गारंटी एक आश्वासन है जो आमतौर पर रक्षा अनुबंधों में पाया जाता है, जो सरकारों के बीच हस्ताक्षरित होते हैं। अदालत की सुनवाई के दौरान इस तरह की गारंटी की कमी पर चर्चा की गई और याचिकाकर्ता के तर्कों के सारांश के रूप में निर्णय में एक संक्षिप्त स्वीकृति मिल गई। हालांकि फैसले इसके महत्व या निहितार्थ की जांच करने से कम हो जाता है और इस बात पर चर्चा नहीं करता कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि जिस तरह से राफेल सौदे पर मोदी सरकार ने बातचीत की थी, पूर्व रक्षा मंत्रालय के अधिकारी सुधांशु मोहंती ने इस तथ्य की आलोचना की है कि फ्रांस द्वारा केवल आराम का पत्र दिया गया था,
इसे केवल नैतिक रूप से बाध्यकारी कहा जाता है और कानूनी रूप से बाध्यकारी और लागू करने योग्य यह नहीं था। कोई भी पार्टी वादा तोड़ सकती है और अपने अलग अलग तरीकों से जा सकती है और निर्दोषता के साथ, हालांकि नैतिक पहलू संदेहहीन रहेंगे। हालांकि सार्वजनिक धन के आधार पर देश की प्रतिबद्धता खरीदने के मामले में यह देश को नुकसान पहुंचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस के साथ विवाद की स्थिति में भारत को मध्यस्थता की सीट के रूप में छोड़ने के बारे में उठाई गई चिंताओं को भी नजरअंदाज कर दिया। अंश नंबर 4, आखिर कीमत पर चर्चा ना करने के बावजूद आधिकारिक रुख दोहराए क्यों गए? जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को उठाया तो उसने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मूल्य निर्धारण के मुद्दे या उपकरण की तकनीकी उपयुक्तता से संबंधी मामलों में नहीं जाएगा। फिर भी सुनवाई के दौरान उन्होंने मोदी सरकार को एक मुहरबंद कवर में मूल्य निर्धारण और इसके फायदे के संबंध में विवरण जमा करने का निर्देश दिया। यहां वह जगह है जहां चीजें उलझन में आती है। अदालत ने नोट किया है, उसने सभी मूल्य विवरण और आइटम वार लागतों की सावधानी से जांच की है, लेकिन फिर वह केवल यह कहता है कि सरकार ने दावा किया है कि 36 विमानों की खरीद में एक वाणिज्यिक लाभ है। जैसा कि एक पत्रिका के मुताबिक यह सख्ती से सच नहीं है। मूल आरएफपी का विश्लेषण दर्शाता है कि बड़े 126 विमान अनुबंध के लिए दसॉल्ट द्वारा बनाई गई 2012 की बोली के मुकाबले मोदी का छोटा 36 जेट सौदा वास्तव में प्रति सेनानी आधार पर 40% अधिक महंगा है। सुप्रीम कोर्ट स्वाभाविक रूप से इसमें नहीं जाता है और केंद्र के सबमिशन को पुनः पेश करने के बाद केवल अपने शुरुआती रुख पर वापस आ जाता है। वर्तमान में मामलों जैसे मूल्य निर्धारण विवरण की तुलना करने के लिए यह निश्चित रूप से इस न्यायालय का काम नहीं है। हम कहते हैं कि सामग्री को गोपनीय डोमेन में रखना नहीं है। अंश नंबर 5, कैसे पूर्व राष्ट्रपति होलांद के विवादास्पद बयान को कम किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति होलांद के विवादास्पद टिप्पणी पर जोर दिया है कि भारत द्वारा फ्रांसीसी पक्ष पर अनिल अंबानी को ऑफसेट पार्टनर के रूप में फंसाया गया था। हालांकि पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति की टिप्पणियों का महत्व उनकी सामग्री में नहीं है, बल्कि विवाद के कारण वे ट्रिगर हुए हैं। दरअसल निर्णय का तात्पर्य है गलत तरीके से राफेल सौदे पर संदेह केवल तब हुआ जब कुछ समाचार पत्रों ने एक बयान दर्ज किया जो कि पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। भारत के संबंध में अनिल अंबानी के रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर के रूप में आगे बढ़ाने के संबंध में फैसले का कहना है कि पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए साक्षात्कार को हर तरफ से स्पष्ट अस्वीकार किया गया है। यह सुझाव देने के लिए कि यह भारत सरकार है, इस मामले में फ्रांसीसी सरकार को कोई विकल्प नहीं दिया गया। तर्क की इस पंक्ति के साथ 2 समस्याएं हैं। सबसे पहले, राफेल सौदे में संभावित अनियमितताओं के बारे में प्रश्न जैसे ही सौदे की घोषणा की गई और फिर 1 साल बाद निर्माण करना शुरू हो गया, पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति टिप्पणी जिसने संभावित क्रोनिज्म का सुझाव दिया, जिसने केवल मौजूदा चिंताओं को बढ़ा दिया और निश्चित रूप से उन्हें स्पार्क नहीं किया। अंश नंबर 6, आखिर अंबानी भाई दूसरे के लिए उलझन में क्यों था? पिछले कुछ महीनों में भ्रष्टाचार और क्रोनिज्म के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर भाजपा और दसाल्ट दोनों ने उत्सुक रक्षा पर भरोसा किया है। बीजेपी पार्टियों के नेताओं और दसाल्ट सीईओ एरिक ट्रैम्पियन ने यह संकेत देने की कोशिश की कि 36 राफेल सौदे के लिए ऑफसेट पार्टनर के रूप में अनिल अंबानी के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को चुनकर वे केवल साझेदारी जारी रख सकते हैं कि मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज 2012 में डसॉल्ट के साथ थे। संकेत यह है कि यूपीए युग के दौरान इस साझेदारी को जाली बना दिया गया था और इस तरह एनडीए प्रशासन को बफर प्रदान किया गया था। यह सच से आगे नहीं हो सकता, जैसा कि तार ने इंगित किया है कि भाई दौड़ पूरी तरह से इस दौड़ में अलग है। 2012 में मुकेश अंबानी के पास
डसॉल्ट के साथ साझेदारी के पास 2015 में अनिल अंबानी और उसी कंपनी के बीच साझेदारी के साथ कुछ लेना देना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह उलझन में प्रतीत होता है। फैसले के पेज नंबर 25 पर यह स्वीकार करते हुए यह सही हो जाता है कि 2012 में 126 विमान सौदे के लिए डसॉल्ट की सबसे कम बोली दाता बनने के बाद मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ भागीदारी हुई थी डसॉल्ट की। यह एक कंपनी है जिसको यह अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस से अलग करती है। यह तथ्य गलत है। रिलायंस एयर स्ट्रक्चर की मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कभी नहीं थी। यह 2012 के बाद अच्छी तरह से स्थापित किया गया था और इसकी मूल कंपनी अनिल अंबानी द्वारा संचालित रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर दिया गया है। भ्रमित और खतरनाक रूप से बुनियादी तथ्यों को मिलाकर यह एक चिंताजनक संकेत है। यह डसॉल्ट और बीजेपी पार्टी के नेताओं द्वारा तैनात एक असत्य रक्षा पर निर्भर है कि सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री नहीं है कि यह किसी भी पार्टी का वाणिज्यिक पक्षपात का मामला हो सकता है या फिर है। अंश नंबर 7, आखिर HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के विचारों को कैसे नजरअंदाज कर दिया गया। मोदी सरकार द्वारा एक अंतर सरकारी समझौते के माध्यम से जल्द 36 विमान सौदे में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के लिए किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बड़े 126 जेट अनुबंध के संशोधन में बाधा साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में HAL ने कथित रूप से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सारांश दिया। उच्च मानव घंटे, अनुबंध संबंधित दायित्वों और देरी और नोट्स के यह इस स्टेलेमेट के कारण था कि RFP वापसी की प्रक्रिया मार्च 2015 में शुरू हुई थी। सबसे पहले डसॉल्ट द्वारा दिए गए सार्वजनिक बयान से संकेत मिलता है कि HAL के साथ समस्याओं का काफी हद तक हल किया गया था। दूसरा, सितंबर 2018 में पूर्व HAL बॉस टी सुवर्णा राजू ने संकेत दिया कि रक्षा PSU और डसॉल्ट के बीच एक कार्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पष्ट रूप से विरोधाभास करते हुए है, जो दावा करते हैं कि बातचीत वास्तव में खत्म हो गई थी। अब यह हमें एक बड़े बिंदु पर लाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को मोदी सरकार के दावे की पुष्टि करने के लिए बुलाया था कि राफेल की तत्काल आवश्यकता थी, तो राजू या अन्य पूर्व HAL अधिकारियों से इस बात पर गवाही देने के लिए क्यों नहीं पूछा गया। 126 विमान का जो निविदा अनिवार्य रूप से मृत था मार्च 2015 तक, राजू या अन्य से जो सबूत प्रदान किए थे, वह सबूत मोदी सरकार की राफेल टाइमलाइन पर कुछ प्रकाश डालेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अंश नंबर 8, क्या अंतर सरकारी मार्ग के माध्यम से राफेल खरीदने के लिए आधिकारिक पूर्व शर्त थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की विवाद को नोट किया कि 2013 के लिए रक्षा खरीद दिशा निर्देशों के तहत सरकार को अंतर सरकारी समझौते IGA मार्ग के माध्यम से 3 स्थितियों के तहत हथियारों और हथियार प्रणालियों को खरीदने की अनुमति है। नंबर 1, संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने के दौरान हमारे सशस्त्र बलों द्वारा सिद्ध मित्रवत विदेशी देश से संबंधित सिद्ध तकनीक और क्षमताओं की पहचान की जाती है। नंबर 2, एक अनुकूल विदेशी देश में सेवा में बड़े मूल्य हथियार प्रणाली मंच सामान्य रूप से बहुत कम लागत पर स्थानांतरण या बिक्री के लिए उपलब्ध है। या फिर नंबर 3, कला उपकरण मंच की एक विशिष्ट स्थिति की खरीद की आवश्यकता, जहां OEM के देश की सरकार ने अपनी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हो और इस प्रकार उपकरण का पूरा मूल्यांकन नो कॉस्ट नो प्रतिबद्धता आधार पर नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि इनमें से कोई भी स्थिति पूरी नहीं हुई थी और अदालत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया कि प्रक्रिया में मामूली विचलन हो सकता है। हमने सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हमें वरिष्ठ वायुसेना के अधिकारियों के साथ बातचीत करने का लाभ भी मिला है, जिन्होंने अधिग्रहण प्रक्रिया को मूल्य निर्धारण सहित विभिन्न पहलुओं के संबंध में अदालत के प्रश्नों का
उत्तर दिया, हम संतुष्ट हैं कि इस प्रक्रिया को वास्तव में संदेह करने का कोई मौका नहीं है और यहां तक कि यदि मामूली विचलन हुआ है तो नतीजतन अनुबंध को अलग करने या अदालत द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होगी। यह कहकर अदालत ने अपने तर्क को कमजोर कर दिया, जिसका पूरा तर्क सैन्य आवश्यकता के अनिवार्य रूप से बनाया गया है। मुफ्त में जोड़कर हमें सूचित किया गया है कि संयुक्त अभ्यास हुए हैं और हमारे देश के लिए एक वित्तीय लाभ है। आईजीए के लिए पूर्व शर्त की अनुपस्थिति एक मामूली विचलन को दोहराती है। तथ्य यह है कि अदालत ने आईईएफ के रडार में किए गए विमान के सौदे को न्याय संगत बनाने के लिए संयुक्त अभ्यास के लिए अंजीर के पत्ते की पकड़ने की मजबूर कर दिया महसूस किया था। यह एक दशक से भी अधिक समय से पता चलता है कि न्यायाधीश अपने तर्क से पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। अंश नंबर 9, क्या अदालत ने राफेल पर सीएजी रिपोर्ट को गलत पाया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पूर्ण पाठ के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने के कुछ घंटे बाद राफेल सौदे के कैग ऑडिट पर एक पैराग्राफ ने बाकी पर ध्यान दिया। एक बिंदु पर जो 36 विमान अनुबंध के मूल में निर्धारण पहलू को संबोधित करता है, निर्णय नोट करता है। मूल्य निर्धारण विवरण हालांकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बाद में सीएजी के रूप में संदर्भित है, इसको साझा करती है और सीएजी की रिपोर्ट लोक लेखा विभाग के बाद में पीएससी के रूप में संदर्भित द्वारा जांच की गई है। रिपोर्ट का केवल एक पुनर्निर्मित हिस्सा संसद के समक्ष रखा गया था और सार्वजनिक डोमेन में है। इसके साथ एकमात्र समस्या, ऐसी कोई भी सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, ना ही सार्वजनिक लेखा समिति पीएससी द्वारा इसकी जांच की जा रही है। पीएससी के 2 सदस्यों, बीजेटी सांसद भरतोहार महताब और कांग्रेस के सांसद राजीव गौड़ा तक पहुंचे, जिनमें से दोनों ने यह इंकार किया कि रिपोर्ट संसदीय पैनल के साथ साझा की गई थी। गौड़ा ने बताया, क्योंकि मैंने 1 साल पहले पीएससी को कम किया था, इसलिए मुझे कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं दिखाई गई है। यह भी स्पष्ट है कि संसद के समक्ष रिपोर्ट का एक पुनर्वित संस्करण रखा गया है या नहीं। शुक्रवार की शाम को एक बयान में याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इस संबंध में तथ्य ना तो रिकॉर्ड पर और ना ही वास्तव में सही है। जाहिर है कि यह वास्तव में गलत कथन सरकार द्वारा अदालत में किए गए कुछ संचार रिकॉर्ड और अज्ञात नहीं पर आधारित होना चाहिए। अदालत ने इस तरह के संचार पर भरोसा किया है जो कि वास्तव में गलत हैं। यह दिखाता है कि अदालत के लिए मुहर बंद कवर जांच या सत्यापन के अधीन नहीं में किए गए वक्तव्यों पर भरोसा करना कितना खतरनाक है। राष्ट्रीय लेखा परीक्षक वर्तमान में राफेल मूल्य निर्धारण मुद्दे की जांच कर रहा है। पिछले महीने 60 सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने सीएजी को एक पत्र लिखा था, शिकायत करते हुए कि यह जानबूझकर दानव और विवादास्पद विमान सौदे पर रिपोर्ट देने में देरी कर रहा था। देखिए भैया, कौन सच्चा है कौन झूठा है। एक भाई भाई का साथ दे रहा है, राजनीतिक मुद्दा बना के इसे कोई फायदा उठा रहा है, या फिर कानून किसी के दबाव में ऐसा कुछ कर रही है। जनता अब समझदार हो चुकी है और आने वाले समय में वह जान जाएगी कि कौन सच्चा और कौन झूठा। फिलहाल मैं दीपक ठाकुर